सबसे पहले तो सबको वार्म वेलकम कलकत्ता में। फिजिकली तो सबको पता है कि हम बॉम्बे से हैं, लेकिन सोल हमारी यहाँ की है बिकॉज बचपन से माँ से बहुत कनेक्शन मैं फील कर रहा हूँ। और जितने भी मैंने पास्ट लाइफ देखी है, 128 से ज़्यादा मैंने पास्ट लाइफ देखी है, उसमें हमेशा मैंने माँ को तो पहले देखा है। तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे हार्ट टू हार्ट बहुत है। 95 में भी जब मैंने डॉक्टरेट पास की और सबसे पहले मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मुझे रामकृष्ण मिशन में ही जॉब मिल गया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब ये अचीवमेंट थी। तब तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एज अ डॉक्टर लॉजिकल पर्सन तो हम तो कहीं पे भी मतलब ढूंढते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस मिले। लेकिन जब ये फील्ड में आए तब पता चला कि माँ के साथ कनेक्शन कितना ज़बरदस्त है। और जब मैंने साइकिक सर्जरी सीखी तब तो मुझे लिटरली लगा कि माँ की ही ये प्रोसीजर है। जो स्कल्स हम देखते हैं माँ के गले में, ये तो एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, वो निकालते हैं और वो ब्लड टपकते रहता है करके, ऐसा है करके। तो एक ज़बरदस्त साइंस है। मतलब आप लोग मुझे लगता है रिलीजियसली तो बहुत माँ को फॉलो करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे का साइंस जो है ना, बहुत कम लोग को पता होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कैसा है, ऐसे बोलते हैं काली कलकत्ते वाली, मतलब ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ देते, काला जादू के साथ जोड़ देते। वो ये नहीं समझते ये काला जादू नहीं है, ये साइकिक सर्जरी है ना। ये वशीकरण नहीं है, ये अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी को निकालने का एक जरिया है, राइट। तो हमने बहुत एम्फोसाइज की इस साइकिक सर्जरी को, बहुत प्रमोट किया। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जितने भी कंट्रियों में हमने इसको किया। और लोगों ने जब प्रैक्टिस की साइकिक सर्जरी की, तो सही में उनकी वो नेगेटिव पर्सनालिटीज़ निकल गई। जैसे जितने लोग अभी यहाँ पे आए, अपने एक्सपीरियंस सुना है आपने, एक्चुअली अपनी कुछ डिवेल्प पर्सनालिटी को निकाली, कोई इल्यूशनरी पर्सनालिटीज़ को निकाली, कोई अपनी पैरेंटल पर्सनालिटीज़ को निकाली, किसी ने अपनी गलत बिलीफ सिस्टम को निकाला, किसने अपना जो होल्ड किया हुआ जो गर्जेस था, जो हेट्रेड था, रिवेंज था, उसको निकाला। मतलब आप सोचो कि शिव तो शून्य पे लाता है, लेकिन शून्य पे लाने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो पर्सनालिटीज़ आप निकालोगे नहीं तो शून्य पे आओगे कैसे, राइट। दो तीन चीज़ मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। एक बुद्धा के बारे में, महावीर के बारे में और शिव जी के बारे में, कि ये तीन पर्सनालिटीज़ जो मैंने रिसर्च किया है, सब गॉड गॉडेसेस के बारे में, कि ये लोग कहते हैं मोक्ष में जाओ, निर्वाणा की तरफ जाओ, अल्टीमेट। शिव जी कहते हैं शून्य पे जाओ। और अगर हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, और इस चीज़ को अगर हम डेस्टिनी मानते हैं, हम लोग एक एंड डेस्टिनी मानते हैं, तो आपको ये समझेगा भी नहीं कि जो घर वाले हमें तोड़ रहे हैं, जो हमें चीट कर रहे हैं, जो हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो सब शून्य में लाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपने डेस्टिनी तो वो डाला ना, भाई मुझे महावीर बनना है, मुझे बुद्धा बनना है, मुझे शिव जी बनना है, ये। और फिर हम अगर इस स्पिरिचुअलिटी में नहीं रहते तो उन्हें हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, बिकॉज हमें तो मोक्ष चाहिए और ये तो कुछ ना कुछ तोड़ रहे। अब महावीर ने अपने खुद बाल खींचे, ऐसा है करके। अब वो ये बता रहे थे कि उसमें मेमोरीज है, वो मेमोरीज निकालोगे नहीं तो आप शून्य में नहीं जाओगे, मोक्ष में नहीं जाओगे, राइट। बुद्धा ने विपश्यना सिखाया, नो माइंड स्टेट सिखाया, कि नो माइंड के लिए पहले जितना माइंड है उसको शून्य करना पड़ेगा, वो चीज़ें पिलिंग करनी पड़ेगी, वो लेयर्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन इस कलयुग में हम लोग है ना, ऐसी व्यक्तिगत प्रोसीजर्स करके, इंडिविजुअल प्रोसीजर्स करके शून्य में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइफ से हम सब जुड़े हैं और हम एक दूसरे को शून्य में लाने के लिए जुड़े हैं। तो अगर आप इन लोगों का हेल्प नहीं लोगे तो आप शून्य में जाओगे कैसे? यू गॉट माय पॉइंट? मतलब महावीर ने 98% अपना क्रॉस कर लिया शून्य में जाने का, 2% रह गया तो कोई किला ठोक दिया, फिर शून्य में चले गए। बुद्धा भी 98% चले गए शून्य में, लेकिन फिर उंगली बाबा आए, उन्होंने परेशान किया, फिर वो शून्य में चले गए। जीसस भी चले जा रहे थे शून्य में, लेकिन किसी ने उनको क्रूसीफाइड किया तो और स्पीड अप हो गए, तो वो शून्य में चले गए। तो अगर आज की तारीख में आप उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करोगे जो आपके आसपास है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, आपके बॉस है, आपके कलीग्स है, आपके क्लाइंट्स है, उनको बर्दाश्त नहीं करोगे तो आप कभी महावीर, बुद्धा, शिव जी बन ही नहीं पाओगे। इज इट राइट? ये वो लोग हैं
जो हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर्स हैं, टनल्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ये सारी वही लोग हैं, उनको आप अवॉइड कैसे करोगे? बिकॉज आपने तो एंड डेस्टिनेशन तो डाल दिया है शून्य में, और आत्मा तो जब पहली बार आती है तब से वो शून्य का एक एंड डेस्टिनेशन लेके ही आती है। लेकिन हम लोग इन्फेंट सोल से लेके मैच्योर सोल लेवल तक तो सोचते नहीं है, लेकिन जैसे हम हार्ट चक्र के मैच्योर सोल लेवल पे आते तब सोचते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, और जब पता चलता है मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे तो बस शून्य में आना है, तब ये यहाँ पे आप जैसे लोग रिट्रीट में आते हैं। तो जो लोग नहीं आ पाए वो लोग अभी भी, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना कहीं ना कहीं अभी भी इन्फेंट सोल यंग सोल के बीच में है, वो मैच्योर सोल लेवल पे नहीं आई है, तो वो कैसे यहाँ बैठेंगे? राइट? हम लोग लकी हैं बिकॉज हम इवॉल्व हो गए, हमारी आत्मा की चेतना यहाँ तक आ गई हार्ट चक्र पे, और जब हार्ट चक्र तक आती है तब हम हीलर बनते हैं, मेडिटेटर बनते हैं, तब हम योग साधना करते हैं, जब ऐसे स्पिरिचुअल सत्संग में आते हैं। इज इट राइट? अब आपका ये ड्यूटी बनता है कि आपके जो कनेक्टेड सोल्स हैं, जो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जो आपको शून्य में ला रहे हैं, आपको उनको ही ब्लेस करना है, आपको उनको ही हीलिंग करनी है, क्योंकि उनके परेशानी की वजह से आप यहाँ पे आए। इज इट राइट? अब आप अगर उनकी हीलिंग नहीं करोगे तो वो लोग भी ऐसे सत्संग में या रिट्रीट में कैसे आएंगे, मुझे बताओ। राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? yes. मैं ये फील्ड में इसलिए आया बिकॉज 12 साल की उम्र में मेरी मदर की डेथ हो गई और समझ में नहीं आया, डिप्रेशन में चला गया, 2 साल स्कूल भी छोड़ दी। फिर जब 14 साल का हुआ तो मुझे लगा यार वापस मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो पेरेंट्स बोल रहे थे नहीं अब क्यों जाना है, अब तो तू बिजनेस में सेटल हो गया है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मुझे रिसर्च करना है कि ऐसी डेथ कैसे होती है, ऐसा है। बिकॉज जब मैंने मदर की डेथ सर्टिफिकेट देखी तो उसमें 3 क्वेश्चन थे, रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर, फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन था कैंसर, ऐसा है, और तीसरा ये क्वेश्चन था अननोन एंटिटीज, ऐसे लिखा था। तो मैंने मेरे फादर को पूछा अननोन का मतलब क्या, मतलब कोई ऐसी चीज हुई डेथ की जो अननोन है। तो मैंने सोचा मुझे अब रिसर्च करना है, ये क्वेश्चन मार्क्स के आंसर्स चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चंस जब आपकी लाइफ में आते हैं ना, उसको जब आप उसका आंसर ढूंढते हो तो डेफिनेटली हमारे जैसे कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि ये तो भारत एक बहुत बड़ी नगरी है, संतों की नगरी है, गुरुओं की नगरी है। बस आपको उसके अंदर डूबना है और कुछ नहीं है। फिर आप बाइबल में डूबो, भगवत गीता में डूबो, गुरुओं के सानिध्य में डूबो, रिट्रीट्स में डूब जाओ, बस डूबते रहना है। और जब जब डूबोगे कुछ तो नया निकलेगा बाहर। लेकिन अब यहाँ एक चीज समझनी है, किसी भी चीज का जब आपको आंसर मिलता है ना, तब एक नया क्वेश्चन खड़ा होता है। इज इट राइट? अभी आप 4 दिन यहाँ जो भी आंसर्स लेके जाओगे ना, घर पे जाके एक नया क्वेश्चन खड़ा होगा, और उस क्वेश्चन के लिए अगर आप वापस प्रैक्टिस नहीं करोगे या ऐसे रिट्रीट में नहीं आओगे, आप वापस अधूरे रह जाओगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये पिछले 98 से लेके अब तक जब जब कोई क्वेश्चन खड़ा होता है और मुझे आंसर के लिए ग्राफोलॉजी सीखनी पड़ती है, फैंग शुई सीखनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ती है, मतलब फिर एक नया क्वेश्चन, तो इसका क्या फायदा, ये थियरी का क्या फायदा, ये थियरी का क्या फायदा। ऐसे करके मैं नई नई चीजें सीखता हूँ, नई नई जगह पे जाता हूँ, नए नए गुरुओं को मिलता हूँ, उनकी रिट्रीट्स अटेंड करता हूँ। इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं करता हूँ, बिकॉज अगर मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मेरे लाइफ का जीने का मतलब क्या है, मुझे बताओ। अगर मैं अपने लिए मनी स्पेंड नहीं कर पाया, मैंने मोर देन 44 लाख रुपीज स्पेंड किया है आज तक। ये आप जैसे यहाँ पे आए हो वैसे मैंने भी स्पेंड करते करते सब चीजें सीखी है। कभी ओशो के आश्रम में, कभी सदगुरु के आश्रम में, ऐसे सबको मिलते हुए उनके जो भी मेडिटेशंस के टेक्निक्स है या जो भी उनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स से भी हमको जाना पड़ता है, राइट? बिकॉज हर चीज फ्री में तो नहीं मिल सकती। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही हो, कहीं कोई गलत नहीं है, सब लोग परफेक्ट रास्ते पे जा रहे हो। अब यहाँ एक ही चीज है, स्पीड कितनी पकड़ सकते हो वो पकड़ो। ठीक है, कितनी स्पीड पकड़ सकते हो। मैंने अभी तक ये जो रिट्रीट है, ये 650 रिट्रीट है, 650 रिट्रीट कंडक्ट करके ऑर्गेनाइज करने के बाद भी आज मुझे लगता है मेरे पास 1 या 2% का नॉलेज है। अभी भी मुझे हर रिट्रीट में एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है, अरे यार क्या होगा, कौन आएगा,
क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कैसे आंसर दे पाऊंगा, या उनसे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। इतना एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं अरे बोर, वापस यहाँ 2 दिन पहले तो यहाँ गया था, बैंगलोर गया था, 4 दिन पहले तो यहाँ गया था, जयपुर गया था, ऐसे मुझे नहीं लगता है। मेरे लिए तो हर इवेंट एकदम ज़बरदस्त इवेंट है। और कुछ भी नहीं रहा, जैसे मैं काफ़ी बार ऋषिकेश में से अकेला घूमते रहता हूँ, यहाँ वहाँ पहाड़ों के बीच में। अगर आप मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड है तो आपको पता है इतना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा भी नहीं, क्या बोरिंग लाइफ है, वापस केव्स में जाना, मंदिर में घंटियाँ बजाना, ध्यान करना, ये करना, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है ये सारी जो एयर पार्टिकल्स है ना, इसमें कुछ मेरे आंसर्स है। मैं मेडिटेट करूंगा, सिंबल्स डालूंगा, वो पार्टिकल्स मेरे अंदर आएंगे और मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। और सही में ऐसे होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो सिंबल्स के जरिए ये जो हवाएं में जो आंसर्स ईथर एलिमेंट में ना, जो संतों ने, गुरुओं ने छोड़ के रखे हैं आई क्लाउड में, उसको डाउनलोड करो। उस सिंबल्स के जरिए वो आंसर्स को डाउनलोड करो और फिर बहुत मजा आएगा। इज इट राइट? मतलब लाइफ की जर्नी देखो अब कितनी इजी है। यहाँ सर्वाइवल के लिए ये अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, जो भी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कमा रहे हैं, लेकिन ऊपर एक क्लाउड में हमारा सोल का भी काम चल रहा है, एक आत्मा का ज्ञान भी चल रहा है। सरस्वती माँ भी बरस रही है, माँ की ब्लेसिंग भी बरस रही है, शिव जी भी शून्य पे ला रहे हैं हमें धीरे धीरे धीरे। मतलब दोनों काम चल रहे हैं एंड दैट इज द बैलेंस ऑफ द लाइफ। इज इट राइट? पैसे भी कमाओ, अपनी इच्छाएं पूरी करो, जो गाड़ी बंगला जो भी चाहिए वो भी लो, और ऊपर सोल भी जो आई है, परमात्मा ने जो सोल को भेजा है पूरे ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो भी लेते जाओ। और वो जब तक आप जैसे लोग नहीं मिलेंगे, मेरे को बताओ एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? आप अलग अलग कल्चर से आए हो, फैमिली से आए हो, बिलीफ सिस्टम से आए हो, और जब हम आपको मिलते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जस्ट बी विद ओपन माइंडेड, अपने ऑरा को खुला रखो, और जहां से जो भी सीखने को मिलता है ऑब्जर्वर बनो। अच्छा, इससे ये सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला। समझ में कि नहीं? हम बॉम्बे में इतने बिजी रहते, इतने भाग दौड़ करते रहते हैं, तो कभी कभी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, देखते हैं अरे यार 3 मिनट है गाड़ी को, यार पहली वाली गाड़ी छूट गई, थोड़ा जल्दी आता, अब 3 मिनट में क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ बूट पॉलिश वाला होता है, शू पॉलिश करता है, हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और पॉलिश करवाते हैं। वो 10 रुपया लेता है, लेकिन वो सिखाता है कि फर्स्ट लेयर कैसे क्लीन करने का, सेकंड कैसे करने का, लेटरली कैसे करने का, साइड से कैसे करने का, पीछे से कैसे करने का। वो 2-3 मिनट भी ना हम वेस्ट नहीं करते, हम उसमें पूरा वो थियरी सीख लेते हैं। समझ में कि नहीं? तो मेरी तो आदत है, मेरा भले जूता चमक भी रहे ना तो भी मैं जाके बोलूंगा नहीं कर तू, ऐसा है। मेरे जो हमारे यहाँ लॉन्ड्री बॉय भी आता है ना कपड़े लेने के लिए सोसाइटी में, मैं हर छोटा छोटा कपड़ा मतलब दे देता हूँ, टी शर्ट वगैरह। तो मेरी वाइफ बोलती है ये सब कपड़े क्यों देते हो, ये तो तुम रात को पहनते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, जाने दो, कम से कम अपने पास जो पैसा है ना, ये लॉन्ड्री वाले के पास जाएंगे, ये लॉन्ड्री वाला बनारस से, पटना से है, ये पैसे लेके अपने गाँव में देगा, अब वहाँ के लोग फ्लरिश हो गए। अगर मैं ऐसे कपड़े नहीं दूंगा तो फायदा क्या है? मेरी वाइफ बोलती नहीं नहीं मैं खुद करूंगी ना, इतना क्यों पैसा वेस्ट करना। मतलब वेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें हम सोचते हैं कि कहाँ से हम अपने पैसों को, जो भी हम कमा रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ भेज सकते हैं जहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा खुद चले जाएगा। तो मैं लाइफ में 2 चीज मानता हूँ, ओनली 2 थिंग्स ट्रेवल्स, 1 इज द स्पिरिचुअल थिंग ट्रेवल्स, सेकेंड द मनी ट्रेवल्स। और हम दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं। पैसा भी ट्रैवल करता है हमारे साथ। आज आप इतना लोग जाओ आए हैं आउट ऑफ स्टेशन से, या इवन जो भी यहाँ के भी लोग हैं, आपने यहाँ जो इन्वेस्ट किया है पैसा, अब हम ये पैसा होटल वाले को देंगे, कैटरर्स वाले को देंगे, इसको देंगे। तो आप सोचो कि भाई आपका पैसा कितनी जगह स्प्रेड हो रहा है। अदरवाइज आपको उनको कोई लाइफ में सर्व करना पड़ेगा, उनके लिए एक लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। तो आपका मनी कोई वेस्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? अब ये पैसा और कहीं जाएगा, वो और कहीं जाएगा, वो और कहीं। तो लक्ष्मी फ्लो होती है, जैसे यहाँ कलकत्ता में गंगा माँ फ्लो हो रही है, वहां सरस्वती का ज्ञान फ्लो हो रहा है। मैं कहता हूँ पैसे को भी फ्लो होने दो। हम छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं, महंगी से महंगी चीज खरीदते हैं, भले अपनी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मनी फ्लो हो रहा है, कहीं तो जा रहा है। किसी का तो सवेरा, किसी का तो बसेरा हो रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? इज इट राइट? तो इतनी हम जो इवेंट्स करते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, हमें लगता है फ्लो होने दो यार, ज्ञान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, लोग भी मिलेंगे, सत्संग भी होगा, और क्या चाहिए हमें?
इज इट राइट? बिकॉज तरंगे तो चल रही है, वेव्स तो चल रही है, यहाँ वाईफाई भी चल रहा है, यहाँ शिव जी का वाईफाई भी चल रहा है, 3G 4G 5G सब चल रहे हैं, लेकिन इस वेव के साथ आप क्या भेज रहे हो यूनिवर्स में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक मैसेज भेज रहे हो या आप ब्लेसिंग भेज रहे हो, जैसे मधुमिता जी ने ये पिछले 1.5-2 महीने से किया कि इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कितनी ब्लेसिंग्स भेजी है आप लोगों के लिए, और तब जाके आप लोग यहाँ पे आए हो। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि यहाँ जितने भी दिन हो, जब आप इन्वोक करोगे गॉड गॉडेसेस को, उस इन्वोकेशन में अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोल कनेक्टेड लोग सबको रखो, और ये उनको भी जाने दो जो फिजिकली यहाँ पे नहीं है, बिकॉज आपने उनका टाइम माइनस किया, घर के पैसे वहां माइनस करके यहाँ पे बैठे हो। इज इट राइट? तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि ये ब्लेसिंग वहां पे भी जानी चाहिए। इज इट राइट? और ये इंटेंशन रखो कि उन्हें भी कोई अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, अच्छा कोई गुरु मिले, कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिले। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि वो लोग SKM में आए, कोई जरूरत नहीं है। उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, उसकी फ्रीक्वेंसी किस गुरु से मिलती है, किस ऑर्गेनाइजेशन से, वो उनको मिलने दो। वो हमारा काम नहीं है। हम कुछ इधर मार्केटिंग करने के लिए नहीं है, नहीं मेरे को SKM में बहुत अच्छा लगा, मुझे डॉक्टर उदेशा के टॉक अच्छे लगे तो आप भी इधर आओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है ना। ये जो सीड्स आपको यहाँ मिलेंगे ना, ये सीड्स सबके खेतों में डाल दो। ऐसा नहीं हमारे खेत में ये सीड्स जाने चाहिए, यहीं पे फ्रूट्स होना चाहिए, यहीं पे वेजिटेबल्स उगने चाहिए, ऐसे कभी मत सोचना, राइट? तभी जाके क्या होगा, आपका एक वननेस वाला एक सिस्टम क्रिएट होगा। तो एंड ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इज वननेस, और कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि अगर आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने आपको एक्सेप्ट किया, आपने उनको एक्सेप्ट किया, हम सब वननेस में आ गए, तो बस ये यही खत्म हो गई। उसके लिए कोई मतलब हैवी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष निर्वाणा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको मुझे स्वीकारना है, मुझे आपको स्वीकारना है। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, राइट? आपकी चेतना अलग है, मेरी अलग है, आपकी सोल लेवल अलग है, मेरी अलग है, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को कबूल है कबूल है कबूल है कर लिया, तो मुझे लगता है हम सिंक हो गए, हम हार्मोनी में आ गए, हम ट्यूनिंग में आ गए। और अगर हम ऐसे ट्यूनिंग में आ जाएंगे तो ये सुर आगे जाएगा, ये वेव आगे जाएगी, और ये पूरे कैलकाटा में नहीं, पूरे विश्व में ये वेव्स फैलने वाली है। बिकॉज आपका DNA कितने सोल्स के साथ कनेक्टेड है, और वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है आपको भी नहीं पता। कोई लंदन में, कोई सिंगापुर में, कोई दुबई में है, कहाँ कहाँ आपको नहीं पता। बस यहाँ से तरंगे जानी चाहिए, बस ऐसे करता हूँ। तो मैं जब भी मेडिटेट करता हूँ या जब भी हीलिंग करता हूँ, बस मैं सिर्फ गॉड गॉडेसेस को इन्वोक नहीं करता हूँ, वो सारे कनेक्टेड सोल्स को करता हूँ, जिसमें से आप लोग भी शामिल है, और इसलिए शायद आज आप यहाँ पे हो। इज इट राइट? तो मैं कहता हूँ जो भी मेरे कनेक्टेड सोल्स हैं, जो जन्मों जन्मों से मेरे से जुड़े हैं, आज मैं ये देवियों की, गुरुओं की सब तरंगे उन्हें भी भेजता हूँ, और उनसे भी मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे सत्संग में जुड़ जाएं। फिर आप जहाँ पे भी जुड़ जाओ, हमें क्या फर्क। अब ब्रह्म कुमारी में जाओ, सतगुरु के पास जाओ, या कोई जैन मुनि के पास जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी तरंगे छोड़ दी है, हम अच्छे रिसीवर भी बने और हम अच्छे डोनर भी बने, हम ट्रांसमीटर बन गए। अब यहाँ से जब 4 दिन आप जाओगे ना, अच्छे ट्रांसमीटर बन के जाना। इज इट राइट? बिकॉज कितने लोग कह रहे हैं, अरे हम फर्स्ट टाइम कलकत्ता आए, हमने आज पहली बार मतलब कलकत्ता में कदम रखा, माँ के दर्शन। मेरी तो ये 12th विजिट है, और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ। अब ये लॉकडाउन में तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया हूँ, 2 साल से तो मैं दुर्गा पूजा भी अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेरे जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, डॉक्टर TK चक्रवर्ती, वो हमेशा कहते थे, उदय तू कभी तो हमारी ना दुर्गा पूजा अटेंड करना कलकत्ता की, तुझे पता चलेगा क्या होती है। तो मैं हमेशा ख्वाहिश रखता था कि सच में मैं कभी जा पाऊंगा करके। तो डेफिनेटली ये ऐसा हुआ। और एग्जैक्टली 21 साल पहले जब हम जैन की तीर्थ यात्रा पे आए थे टूर के साथ, सारे तीर्थंकरों की जगह, तब सबसे पहली जगह तो कलकत्ता थी जहाँ पे मैं आया था। और तब से मैं सोच रहा था कि अरे यार ये एक के बाद देखो कैसा हो रहा है। कि मेडिकल कॉलेज में था तभी भी सुन रहा था, फिर मैं जैन की तीर्थ यात्रा के टाइम पे कलकत्ता में आया, और उसके बाद मैंने सीट्स डाले कि यहाँ रिट्रीट्स होनी चाहिए, यहाँ सेमिनार्स वर्कशॉप होने चाहिए। जानता तो किसी को नहीं था, लेकिन इंटेंशन छोड़ के मैं चला गया था। और आज जब आप लोग को देखता हूँ तो मुझे लगता है भले मुझे समय बहुत लगा इस रिट्रीट को मैनिफेस्ट करने में, लेकिन कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। तो ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा समय लगेगा,
उनको ब्लेस करते करते उनका मैनिफेस्टेशन करते, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना यार, कितना हीलिंग करूं, कितना पॉजिटिव इंटेंशन उनके लिए छोड़ूं। टाइम जो है ना उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको बस इंटेंशन छोड़ देना है। मैनिफेस्टेशन कब होगा ये वो डिसाइड करेंगे। इज इट राइट? हमने पूरे लॉकडाउन में कोशिश ये की कि पहले आपको थोड़ा इन्वॉल्व रखें 6 बजे के सेशन में, फिर देखिए कि भाई आप लोग बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हो, तो मैंने अपने टीम मेंबर को बोला कि भाई आप कंटिन्यू करो। कौन से सब्जेक्ट्स क्या होंगे ये हमें नहीं पता, मतलब कहाँ से नॉलेज आता है, कहाँ से नए नए टॉपिक्स आते हैं वो भी आज तक नहीं पता। मतलब 650 से ज़्यादा ये टॉपिक्स अब तक निकले हमारे अंदर से, और उसके हर टॉपिक के अंदर एक अलग डायमेंशन निकलता है, अलग मेडिटेशन निकलता है, वो हमें भी नहीं पता। लेकिन आप लोग अच्छे रिसीवर हो, इसलिए कोई आपके लिए ये डोनेट कर रहा है, ये सब्जेक्ट डोनेट कर रहा है, ये मेडिटेशन डोनेट कर रहा है, ये स्पीकर एक चैनल बन रहा है आपके लिए, राइट? लेकिन यहाँ जर्नी को खत्म मत करना प्लीज, इस जर्नी को आप कंटिन्यू करना। इज इट राइट? कोई बड़ा संकल्प लेके यहाँ मत बैठना कि यहाँ से कुछ ऐसा मिरेकल होगा, मिरेकल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपके मोबाइल के अंदर चिप जो है, जो सिम कार्ड है, उसको एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद आप कितने उसमें कनेक्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वीडियोस डाउनलोड करते हो, फिर वो मैसेजेस फॉरवर्ड करते हो, वो सब होते जाएगा, बस आपका सिम कार्ड एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। इज इट राइट? हमारा किसी ने एक्टिवेट किया, हम आपका कर रहे हैं, आप दूसरों का करो, तो ये स्पिरिचुअल इन्फेक्शन है। अगर कोरोना इतना फास्ट ट्रेवल करता है और पूरे विश्व को लॉकडाउन कर सकता है, तो हमारे यहाँ से भी सिंबल्स इतने फास्ट जाने चाहिए कि पूरा विश्व का जो लॉकडाउन किया गया है, जो क्या कहते हैं, कर्म लॉक किया गया है, वो सारा अनलॉक हो जाए। जिन्होंने भी होल्ड किया है, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रजेस, जो भी लॉक करके अपने अंदर पकड़ के रखे ना, स्टोन बना के, फाइब्रॉइड, कैंसर बना के पकड़ के रखें, हम ऐसी इस स्पिरिचुअल इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे कि उनके अंदर से सब निकल जाए, पता भी नहीं चले कि किसके ब्लेसिंग की वजह से मैं क्लियर हो गया। हमें कहाँ क्रेडिट चाहिए? इज इट राइट? हमें कौन सा मतलब कोई मेडल चाहिए कि देखो मैंने यहाँ कैलकाटा में बैठ के ना हीलिंग की और वो आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसको अच्छा जॉब मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि इस कलयुग में भी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई लोगों के पास टाइम नहीं है किसी के पास, और बॉम्बे वाले के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, लेकिन ऐसे टाइम में भी हम 222 व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं रोज। 222 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, और रोज 600 से 800 मैसेजेस आते हैं, और हर मैसेज मुझे रीड करना पड़ता है, हर ग्रुप को अटेंड करना पड़ता है, बिकॉज मैं निकल भी तो नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि मैं अपनी फाइल्स खोलता हूँ, मैं पास्ट लाइफ में जाता हूँ, कनेक्टेड सोल्स आपके जैसे को अट्रैक्ट करता हूँ। आप लोग बोलते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी, अब मेरा ये क्वेश्चन है, अब मेरा ये क्वेश्चन है, अब मेरा ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मुझे सुनना पड़ता है। और कहीं कहीं मैं अगर आंसर नहीं दे सकता हूँ या आपको रिजल्ट नहीं दे सकता हूँ, तो मैं बस आपके लिए ब्लेस करता हूँ कि बस बहुत जल्दी वो टाइम आ जाए जहाँ आपको आंसर मिले, बहुत जल्दी टाइम आ जाए कि आपको रिजल्ट मिले, बस और कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको लाइफ में मिल जाता है और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और हो सकता है कि आप गायब भी हो जाते हैं हमारे व्हाट्सएप से, हमारे साई करुणा मिशन से, तो भी हमें परवाह नहीं, बस हमने अपना काम कर दिया। तो हम सब लोग है ना एक दूसरे के लिए एक मिसिंग कंपोनेंट है। आपको अपना एक पार्ट डाल देना है, 100% शिद्दत से डालना है, वो चीजें चली जाती है। मैंने बहुत पहले भी एक टॉक में मैंने कहा था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे बजाज और वीडियोकॉन जैसी बड़ी फैक्ट्री थी। तो मैं जब सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैं उस फैक्ट्री में गया था। वैसे 200 वर्कर लोग ना साथ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक्सलेटर मशीन होता है, और वो लोग टीवी का कंपोनेंट या ऐसा कुछ ऑटो रिक्शा होती है उसका कंपोनेंट डालते हैं, और वो चीज़ आगे चली जाती है। बस वो अपना काम शिद्दत से करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट कब पूरा बन के बाहर निकलता है, फिर वो होलसेल में जाता है या रिटेल में जाता है, कस्टमर के पास जाता है, ये कंपोनेंट डालने वाले को पता भी नहीं होता है। उसने अपना एक पार्ट डाल दिया, गाड़ी आगे चली गई। इज इट राइट? तो आप भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि भाई मेरा कितना बड़ा रोल है इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका छोटा 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 रोल है हर एक की लाइफ में, बस वो छोटा छोटा रोल अच्छे से निभाओ। अगर आप हाउस वाइफ है तो अच्छे से घर में मस्त दाल रोटी सब्जी बनाओ तो भी इनफ है, ऐसा नहीं है। आपको कोई छोटा जॉब मिला है, कम सैलरी वाला है, कोई बात नहीं, चलो इतनी सैलरी में भी मुझे ये काम करना है, ये मन नहीं मुझे भी कॉर्पोरेट लेवल में काम करना है, बड़ी सैलरी वाला काम करना है, मुझे ये सपने पूरे करने हैं।
एनर्जी होगी तो सब होगा, अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इज इट राइट? तो माँ की ब्लेसिंग यहाँ इतनी है, लेकिन आपका इंटेंशन माँ की ब्लेसिंग के साथ ट्यूनिंग में आनी चाहिए, तो वो काम आएगी। इज इट राइट? तो हमें कोई ऐसे किसी को नीचे दिखा के हमें वो इंटेंशन पूरा नहीं करना है। जहाँ पे लोग बोलते हैं या काला जादू इसलिए करते हैं ताकि दूसरा कोई सक्सेसफुल हुआ है तो उस पर जलसी होने के चक्कर में वो किसी से वशीकरण करवाते, ब्लैक मैजिक करवाते, ऐसे सब करवाते हैं करके। करने तो सब मिलेगा यहाँ, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं कितनी बार यहाँ देखता हूँ बलियाँ चढ़ती है, या कामाख्या देवी के यहाँ पे भी गया हूँ, कुंभ के मेले में भी गया हूँ। करने को सब कुछ होगा यहाँ पे, कोई किसको रोक टोक नहीं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को आप तैयार हो तो करो। ठीक है कि नहीं? राइट? आप किसको 4 गाली भी दो तो भी भगवान नहीं रोकेंगे, आप किसका मर्डर भी कर दो तो भी भगवान नहीं रोकेंगे, कोई किसी का रेप भी कर देता है तो भी भगवान किसी को रोकने वाला नहीं है। आप छोटी गलती करो या बड़ी गलती करो, शर्त एक है कि आपको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं और मुझे इसका भुगतान करना है, मुझे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है, देन डू इट। इज इट राइट? और अगर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो आप गलतियां भी करोगे, लेकिन सिर्फ 10% करोगे, 90% आप उसको फिल्टर कर दोगे, और 10% को भी अवेयरनेस के साथ गलती करोगे, और आप देखो कि मैं गलती कर रहा हूं और शायद मुझे इसका अनुभव लेने के लिए ही ये जन्म मिला है, और शायद सामने वाले को भी ये गलत एक्सपीरियंस लेने के लिए वो मेरे से जुड़ा हुआ है, तो लेट मी डू इट। क्योंकि कृष्ण को भी ये पूछा था कि भाई महाभारत करके मिलेगा क्या, तो वो बोला था मिलेगा, ये करने के लिए महाभारत नहीं करना है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, बिकॉज डिवाइन ने ये चीजें लिखी है कि कोई एक मारेगा, कोई एक मरेगा, और कोई मरेगा वो बद्दुआ देगा और फिर उस नेक्स्ट लाइफ में भी वो उसको मिलेगा। तो ये हर चीज का एक नेटवर्क है, एक नेगेटिव नेटवर्क भी होता है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? अब किसी को जैसे आप बोल रहे थे फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, अब फूड पॉइजनिंग होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर टेस्ट करता है, कहता है अरे ये खाने में ये गलत आया, पीने में ये गलत आया, लेकिन उसके साथ कुछ 4 अलग एडवाइसेस मिल जाती है, कुछ एक एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं हॉस्पिटल के, सलाइन के, एंटीबायोटिक्स के, और ऐसे करके सकते अरे मैं गया तो ये चीज के लिए था, लेकिन कुछ नया ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। इज इट राइट? तो ये सारी चीजें होने दो, जो भी चीजें हो रही है आपके सामने उसको जज मत करो, बिकॉज हम कौन होते, कौन से बड़े हम वकील है। जब ऊपर वाला सब कुछ करने दे रहा है तो हम रोक टोक करने वाले कौन होते, राइट? और अगर आप रोक टोक करते हो, जैसे कृष्ण कहते हैं कि गलत चीज को रोकना जरूरी है, लेकिन अगर आप वो रोकते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार है। और दूसरी बात, जो गलत चीज आप कर रहे हो, अगर कोई आपको रोकेगा तो क्या आप उसको टॉलरेट करोगे? ये भी सोचने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ गलती वो नहीं कर रहा है जिसको आप देख रहे हो, गलती हम भी कर रहे हैं। तो हमारा लंच ब्रेक के बाद जो एक टॉक है जिसमें हम ये पूरा साइंस के हिसाब से समझाएंगे कि गलतियां हम क्यों करते हैं या गलतियां लोग क्यों करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अगर हमने उसकी गलती को एक्सेप्ट किया तो कोई हमारी गलती को एक्सेप्ट करेगा, अगर हमने उसको रोक टोक किया तो हमें कोई रोक टोक करेगा। इज इट राइट और नॉट? 100%, बिकॉज कुछ गलतियों का अनुभव लेने के लिए ये जन्म लिए हैं आपने। अब क्या है, आपके लेसन्स अलग है, आपका गलतियां करना अलग है, मेरा गलतियां करना अलग है, तो उसकी मुझे एक्सपीरियंस लेने दो। और अगर आप उस गलतियों को कुछ एक्सपीरियंस करें तो मुझे भी आपको करने देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं रोकूंगा तो जो रेजिस्टेंस मैं क्रिएट कर रहा हूं, जो ऑब्स्टेकल मैं क्रिएट कर रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस मुझे लेना पड़ेगा। एवर राइट और नो? राइट? आज हमारे बच्चे हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुछ गलत करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको डांटें और या तो उसको प्यार से स्पिरिचुअल लेवल से समझाएं। इज इट राइट? जब हम डांटते हैं तो वो समझ में आता है कि मेरी मम्मी पापा ना सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट टाइम ये सच्चाई बोलना ही नहीं चाहिए, सच बोलना ही नहीं चाहिए। तो वो पीछे 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 करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज पेरेंट्स सुनने को तैयार नहीं। पेरेंट्स बोलेंगे मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं, जो भी है सच बोल दो, तो बच्चे बोले क्या पिछली बार तो बोला डांट पड़ी, फिर से वही डायलॉग मार रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कोई भी इंसान को ना आप सच तब बोल पाते हो जब आपको लगता है ये इवॉल्व सोल्ड है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे उसको एक्सेप्ट करेगा। जब शावनी ने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ,
मैंने कहा ठीक है, मतलब एक शब्द में, क्योंकि काफ़ी बार क्या लगता है हमें कि हमने कुछ झूठ किया और सामने वाले को बोलेंगे अब वो बहुत बड़ा भाषण देगा, सजा देगा, कुछ तो जज करेगा। जब हमें लगता है यार इसने तो मुझे जज ही नहीं किया और इसने तो सजा भी नहीं सुनाई, तो फिर हमारा वो उधर ही चैप्टर खत्म हो जाता है, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? मेरे बेटे ने 3 साल पहले बोला कि मैं ट्यूशन से गया और मैं कहीं पे वीडियो गेम खेलने के लिए गया, वहाँ पे मैं मोबाइल भूल गया, वहाँ पे कोई किसी ने चोरी कर ली। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि तू खेलने भी जाता है ना तो तो मोबाइल को अपने जेब में रखे, ये करना। मतलब वो बात उधर ही खत्म हो गई। इज इट राइट? अब मैं उसको डांटूं, ये करूं, चिल्लाऊं, इतना महंगा मोबाइल था, तूने ऐसे कैसे कर दिया, और पहले तो तू खेलने ही क्यों गया, तू ट्यूशन से उधर भटक क्यों गया, ऐसा वैसा। तो वो बंदा कभी सच नहीं बोलेगा मेरे सामने। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम लोग क्या करते हैं बताएं, हमें ना गुरु होते हैं या भगवान होते हैं, उसके सामने हम दिल की सब भड़ास निकालते हैं, सब बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो नॉन जजमेंटल है। क्योंकि लोग तो बहुत जजमेंट करते हैं, तो हम बोलते नहीं लोगों के सामने, फिल्टर करते करते बोलते हैं, या कुछ हमें डिफेंड करते हुए बोलते हैं, तुमको पता है ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा ऐसा करना था, ऐसा है करके, राइट? लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं ना, हमारे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, अब हम किसी का सर्च ही नहीं करेंगे, ढूंढेंगे नहीं कि कौन मेरी बातें सुने, कौन मुझे हल्का करे, कौन मुझे समझे, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आपने अपने आप को स्वीकार लिया, आपने अपने आप को समझ लिया। मुझे नहीं लगता है बाहर किसी को कोई समझाने की जरूरत है, मैनिपुलेट करने की जरूरत है, डिफेंड करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो जो सिंबल्स हम आपको यहाँ सिखाते हैं, ये सिंबल्स लाइट लैंग्वेज है जो आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, राइट? 6600 जब नोकिया का मोबाइल आया था, हम इतने खुश होते थे बिकॉज कलर के फोटो जबरदस्त आते थे उस मोबाइल में, राइट? अब आज 48 मेगापिक्सल का जब मोबाइल आता है और जब उससे फोटो निकालते हैं तो लगता है सामने वाला जो बंदा है ना, उससे भी अच्छा तो ये फोटो आया हुआ है। इज इट राइट? एंड ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जितने सिंबल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, वो 2 मेगापिक्सल से आपका प्रॉब्लम 48 मेगापिक्सल पे आ जाएगा। फिर आपको लगेगा यार प्रॉब्लम तो छोटा था, उससे ज्यादा तो मुझे बहुत समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं था, ये तो मेरे को बहुत बड़ी सीख के लिए ये था। See, this is how the megapixel is increasing. You got my point? We paid for clarity. We pay for clarity. हम यहाँ 20,000 का मोबाइल खरीदे और 1,20,000 का iPhone 13 खरीदे, लेकिन उसमें क्लियरिटी आती है, साउंड क्लियरिटी, मतलब पिक्चर क्लियरिटी, तो बहुत मजा आता है। तो स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है ना क्लियरिटी के लिए और कुछ नहीं है, ट्रुथ के लिए है। लेकिन वो उसको जजमेंटल ट्रुथ मत मानो कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये ट्रुथ इस समय के लिए है, उस टाइम पे 2 मेगापिक्सल 6600 के लिए सही था। आज अगर वो मोबाइल में आपको बोला हट ये क्या मोबाइल है क्या, मेरे पास तो 48 मेगापिक्सल वाला है, उस टाइम पे आपके लिए वो भगवान था। Am I right or wrong? तो कोई भी चीज को पकड़ के मत बैठो बस अब ये मुझे अल्टीमेट मिल गया, अब ये अल्टीमेट। अगर कोई चीज अल्टीमेट मिलती है तो फिर आप शून्य में नहीं आओगे, कभी शून्य में नहीं आओगे। और क्लियरिटी लाओ, और एक रिट्रीट, और सेमिनार, और मेडिटेशन करो, और हीलिंग करो, और साइकिक सर्जरी करो, और क्लियर करोगे। और जब ऐसा होगा ना आपका कि ये जर्नी चलती रहेगी, सोल खुद बोलेगा अब मुझे सब क्लियर हो गया, वो दिन आपका एनलाइटनमेंट का दिन होगा। बस दैट इज द फाइनेस्ट डे। इज इट राइट? और उस लाइट के साथ जब आप चलोगे तब लोग आपके प्रकाश में क्लियर अपने आप को देख पाएंगे। लोग बोलेंगे यार इसके ऑरा में रह के मुझे सब क्लियरिटी मिल गई, मुझे प्रकाश मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे नॉलेज मिल गई। तो समझ लो वो दिन आपका मोक्ष का, निर्वाणा का दिन होगा। दिस इज राइट? तो कीप मूविंग, ज्यादा सोचो मत अब मैं कहाँ हूँ, कुछ मत सोचो, बस उस ऑब्जर्वेशन विजन के साथ चलते जाओ, कुछ एब्जॉर्ब मत करो, ऑब्जर्व करते जाओ। दैट इज द बेस्ट थिंग। इज राइट? बीच में कुछ ऐसा एब्जॉर्ब मत करना जहां आपने कोई चीज को एब्जॉर्ब किया फिर अंदर फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आपकी जर्नी अटक जाएगी। मैंने देख लिया वहां कुछ गलत चल रहा है, मैंने समझ लिया वहां कुछ वो झूठ बोल रहा है, वहां ये सारी चीजों को ना बाईपास कर दो। आपने देखा हो रहा है, ठीक है चलो मुझे आगे बढ़ने दो, मैंने देख लिया,
मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, वहाँ दो लोगों के कुछ एक्सीडेंट हुए, वो लोग झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के गाली गलौज कर रहे हैं, मैंने देख लिया, मैं आगे गया, मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हूँ। दैट इज द इम्पोर्टेंट। नहीं तो हमारे बॉम्बे में तो क्या है कि कोई एक के ऊपर एक पैर लगाता है, फिर दो आदमी मारते, चार आदमी और जुट जाते, यार चल मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर लेता हूँ, साला इतना फ्रस्ट्रेशन मेरी वाइफ का था, निकालू कहाँ? इज इट राइट? ऐसा हो जाता है। फिर बाद में ये प्रॉब्लम क्या था, पता नहीं यार, अपन ने तो हाथ साफ कर लिया। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि सास हमारे पे बरस रही है, हस्बैंड फ्रस्ट्रेट होके वाइफ पे बरस रहा है, वाइफ भी बच्चों के साथ परेशान होके वो हस्बैंड पे बरस रही है, बच्चे भी फ्रस्ट्रेशन होके दिन रात मोबाइल के खेलते, क्योंकि क्या करूं, कोई सुनता नहीं रहा है, कम से कम ये बटन तो है, मेरा साला दबाता तो दबता तो है, बाकी तो कोई दबता ही नहीं है। वो स्कोरिंग करता है, लेवल पे आगे जाता है और अपना अपना खुद का ही लेवल आगे बढ़ाता है, बिकॉज करेगा क्या वो बेचारा, कौन सुनने वाला है यहाँ पे? इज इट राइट? तो कहने का मतलब है कि हर चीज का ना हम एक बाईपास करते हैं, मतलब एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढते हैं, है ना? अभी कोई बोलता है कि सिगरेट छोड़ दो, नहीं फिर कुछ तो लगेगा ना, सिगरेट ऐसे कैसे छोड़, फिर वो मार के अच्छा ये निर्दोष सिगरेट आई है, मतलब सिर्फ पकड़ने के लिए तो लगता है साइकोलॉजिकली मैंने पकड़ा है, कुछ तो एक रिप्लेसमेंट चाहिए उसको, फिर वो बेचारा पीता बोलते हैं कि इसमें किक तो नहीं मिली यार, हाँ ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। इज इट राइट? तो हम लोग भी है ना बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव चीजें को ढूंढते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इसके जगह वो खाएंगे, उसके जगह ये खाएंगे, वेट कम करना है, थोड़ा उबला खाएंगे, फिर एक दिन तो स्पाइसी फूड चलेगा, एक दिन तो चॉकलेट आइसक्रीम चलेगी, कैसे देखो हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन हम वापस कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव चीजों में फंस जाते हैं। इज इट राइट? अगर अल्टरनेटिव चीजें हैं तो उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करो और बाहर आ जाओ, उससे कोई अटैचमेंट मत रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको लगता है मेरी हीलिंग थोड़ी काम नहीं आ रही है तो कहीं मैं पूजा पाठ करवा लिया, कहीं मैंने कोई मंत्र चैंट किए, कभी मैं कोई मेडिसिन खा ली, कहीं सर्जरी करवा ली, कर लो, बट डोंट गेट अगेन अटैच, चलो ये चीज बहुत जबरदस्त मिली, ये पहले वाली बेकार थी, ऐसा नहीं है। यू इंटीग्रेट ऑल दोज थिंग्स बट डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग। समझ में कि नहीं? थोड़ी थोड़ी चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प होते जाएगी और आपकी क्लियरिटी बढ़ते जाएगी, आपका मेगापिक्सल बढ़ते जाएगा, आपका विजन क्लियर होते जाएगा। मैं जब 10th में था तब मेरा 5 नंबर का चश्मा था, ऐसा है, और मुझे डॉक्टर्स ने बोला आपका नंबर तो बढ़ेगा बिकॉज आप पढ़ते हो, ये करते हो, ये करते हो, तो सही में बढ़ता गया। लेकिन जब मैं ये फील्ड में आया, मैंने साइकिल सर्जरी करना शुरू की। अभी पिछले हफ्ते मैंने मेरी आइस चेक करवाई तो 0.25 आया, 5वीं बार, मतलब मेरा नंबर कम होते गया चश्मे का। तो वो डॉक्टर बोलते हैं ये एज में भी आपका कम हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी मिरेकल की बात है, बढ़ना चाहिए नंबर आपका। बिकॉज पीछे मुझे पता है यहाँ बहुत सारी इमेजेस थी पास्ट लाइफ की, तो मैं साइकिक सर्जरी करके ये इमेजेस को निकाल रहा था, रिग्रेशन भी कर रहा था, और जैसे से ये इमेजेस निकलती है, मेरी ऑप्टिकल नर्व है वो और ठीक होते जा रही है, तो मेरा विजन क्लियर होते जा रहा है। तो आपको भी है ना ये कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। ये 4 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ भरी पड़ी है, बहुत सारी आपके ये पिट्यूटरी हार्मोन्स के आजू बाजू ना बहुत सारी चीजों को पकड़ा है आपने, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस्ड है। जैसे जैसे आप उसका है ना ओम ओम चैंट करोगे, सिंबल्स डालोगे, ये सारा जो ऑसिलेशंस है, जो चक्र की मूवमेंट है, ये 2.4 हर्ट्ज पे आ जाएगी, और जैसे ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी ना, आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो आपने कुछ मेमोरी छोड़ दिया, कुछ स्ट्रेस छोड़ दिया, कुछ एंजाइटी छोड़ दिया आपने, कोई फियर छोड़ दिया आपने। इज इट राइट? तो ये आपका चक्र नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होते ही आप नॉर्मल हो गए। इज इट ओके? तो ये 4 दिन में बहुत मजा आएगा आपको। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के टीचर हैं, सब लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखाने वाला। आपका रूम पार्टनर सिखाएगा, हम कुछ सिखाएंगे, हमारे टीम मेंबर्स आपको सिखाएंगे। बस आईज ओपन रखो और माइंड को ओपन रखो और देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। जो भी अंदर खलबली चल रही है, चलने दो, उसका अपना काम करने दो। इज इट राइट? डोंट ट्राई टू जज एनीथिंग एनीवेयर। इज इट ओके? देखो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो कहता हूँ अगर आप यहाँ तक आए हो मतलब जबरदस्त, आपने कुछ तो अच्छा काम किया रहेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आए नहीं। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग ने आज आपको यहाँ पे ले आए। तो बस ये इंटेंशन रखो कि आगे ऐसी जो भी इवेंट्स हो उसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स भी आने चाहिए। बिकॉज सोल का जो इवोल्यूशन का जो पार्ट है वो ऐसे चीज़ों से होने वाला है। ऐसा नहीं कि पहले मेरी सैलरी 20,000 थी अब 40,000 हो गई, तो कोई इवोल्यूशन थोड़ी हो गया, ये तो प्रमोशन हुआ।
इज इट राइट? राइट। आप प्रमोशन के लिए यहाँ पे नहीं आए हो, आप इवोल्यूशन के लिए आए हो यहाँ पे। इज इट राइट और नॉट? राइट। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम डिजिटली इवॉल्व हो और हम उन सारे लोगों को इंक्लूड करें हमारी लाइफ, हमारे प्रेयर में, जो लोगों के लिए आप बहुत कंसर्न हो, जिनके लिए आप बहुत चिंतित हो, जिनके लिए आप बहुत स्ट्रेसफुल हो, उनको भी इंक्लूड करें और उनको फोर्स ना करें। आपका इन्फेक्शन, आपका ऑरा अगर उनको हार्ट को टच कर गया, समझ लो वो भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। आपको माइंड से उसको हैमर नहीं करना है, राइट? हमारे टीम मेंबर जो लोग हैं यहाँ, उनके बच्चे आज मतलब कुछ टाइम से मेरे पीछे पड़े हैं कि सर नेक्स्ट रिट्रीट कब होगी, हमको आना है, हमको आना है। अब यही बच्चे जब पहले पहले रिट्रीट में आते, क्या मामा, क्या बोरिंग, क्या पापा, जब देखो तब सर की रिट्रीट में जाते हो। अब तो उल्टा हो रहा है। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, अभी मैं ऋषिकेश गया था तो वहाँ पे जो हमारे अमन जी हैं, चित्रा जी हैं, उनके बच्चे मतलब पूछते हैं सर अभी नेक्स्ट रिट्रीट का है मसूरी में, नहीं उसके पहले भी तो है ना। मैंने कहा शिरडी में। हाँ तो हम तो शिरडी आएंगे। शिरडी तो बहुत दूर है। नहीं हम तो आ जाएंगे। मतलब बच्चे भी छोटे छोटे, बिकॉज क्या होता है ना, पेरेंट्स ने अपनी हीलिंग की ना, तो बच्चे के डीएनए में पॉजिटिविटी आ गई, अब बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस तो मेरा बेटा है भव्य, हाँ, और वो हर रिट्रीट पे आने के लिए तैयार रहता है। देखो अभी वो शिरडी में हमारी फ्लाइट बुक हाँ, थी शिरडी रिट्रीट की, हाँ, और उसके प्री बोर्ड आ गए। ओ तो उसने पूरा लॉबी करके स्कूल में हाँ, टीचर्स को बोला कि डेट चेंज करो। माय गॉड, देखो और वो टीचर्स ने कॉन्फ्रेंस किया, हाँ, उसमें इसको बुलाया, हाँ, फिर उसने बोला कि ये क्यों नहीं होना चाहिए प्री बोर्ड, हाँ, बहुत कम टाइम में तैयारी नहीं होगा। हाँ, तो वो कैसे भी करके रिट्रीट में आना चाहता है। और अभी उसने एक्सपीरियंस शेयर किया परसों का, हाँ, वो बास्केटबॉल खेल रहा था, हाँ, और वो एंजल्स वगैरह को इन्वोक करता है, डेली हीलिंग हाँ, करता है। हाँ, बास्केटबॉल खेल रहा था तो एक एसयूवी में उसने अपना मोबाइल रख दिया, हाँ, तो वो बास्केटबॉल खेल रहा है और एसयूवी वाला चला गया आगे चला मोबाइल लेकर। हाँ, और वो फिर आकर के घर में मेरे को बताता है कि पापा वो एसयूवी था वो हाँ, चला गया। हाँ, और मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ, तो कहता नहीं आगे सुनो। हाँ, तो कहता वो आधे घंटे के बाद वो आए हाँ, अंकल, हाँ, और कहते ये बच्चे लोग आपका किसी का मोबाइल है क्या? हाँ, तो उसने बोला कि हाँ। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए बोला किसी फ्रेंड को बोलो कि कॉल करे इस पे। तो ओ। कॉल किया तो इसका नाम आया। हाँ, तो उसने कहा मैं जा रहा था, मैं 12 किलोमीटर से लौटा हूँ, मेरे को रेड लाइट पे एक टैक्सी वाले ने रोक करके बोला आपके छत पे मोबाइल है। क्या बात है। तो कहता मेरा एंजल माइकल ने मेरा मोबाइल वापस करा। वाह, देखो ये इनोसेंसी है ना। तो बच्चे जब ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो ऐसे गर्जेस नहीं रखते, फिर कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और मतलब ऐसे गिल्ट करने की, अरे यार मैंने ऐसे खो दिया, ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन ये स्पिरिचुअली वर्कआउट करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? सर ये जैसे इन्होंने कहा ना, तो अभी की बात है, जिस दिन मुझे निशा मैम ने बोला आप संडे आ सकते हैं, हाँ, क्या मुने की करेंगे, हाँ, उन्होंने प्रोग्राम रखा था। उस दिन मॉर्निंग में फैमिली में एक चाची की अचानक एक डेथ हो गई। हाँ, रिक्शा में कोई नहाते वक्त अपन अंतिम संस्कार करके नहाते, वो कपड़े उन्होंने मुझे दिए, हाँ, मैंने रिक्शा के पीछे रख दी क्योंकि वृंदावन सोसाइटी हाँ, में पार्किंग नहीं, और मैं तो उतर गई सोचने में हाँ, कुछ, वो रिक्शा निकल गया और वो मुझे बोलते मेरी बैग कहाँ है। हाँ, और मैंने बोला हे भगवान अब मैं क्या बोलूं, बोले एक काम तुम्हें दिया था वो भी नहीं है। और फिर मैंने पता नहीं क्या वहाँ खड़े होके मैं बोला हे भैया तुम प्लीज वो बैग ला दो। हाँ, तो वो तो, और मैं सब जगह भाग रही हूँ हरिओम नगर में कि कहाँ कोई रिक्शा वाला, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है, और वो इतनी दूर से वो रिक्शा वाला वापस आके मुझे खोज रहा है। ओ। बोला मैं चला रहा था, मेरे कान में आया भैया मेरी बैग ला दो, तो मैंने ओ। पीछे देखा कि बैग है। हाँ, तो मैंने जो बोला वो हाँ। एक्चुअली उसे वो सुना। राइट। सी दिस इज टेलीपैथी। ये कैसा देखो वेव्स, थॉट्स जा रहे वो हैं। ऐसे तो उसने बोला मैंने पीछे देखा कौन बोला, तो देखा तो पीछे तो वो रिक्शा खाली हाँ। थी, और वो बैग डग 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 आवाज आया, तो फिर मैं बोला अरे इनको तो छोड़ के गया था। ओ। तो बोला मुझे किसी ने रोका भी, पर मैंने कहा नहीं मेरे को पहले बैग देना होगा, उनकी बैग है। देखो। तो फिर मैंने बोला आप क्या बोले। सही बात है। मैं ये कहता हूँ ये छोटी छोटी चीजें भी कितने मायने रखती है। ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस रेगुलर प्रैक्टिस से क्या है, आपका पावर बैंक के जैसा चार्जिंग रहेगा, और कभी भी वो चार्ज वाली जो यूनिट्स होती है उसको कहीं पे भी अप्लाई करो, इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इज इट राइट? सो थैंक यू वेरी मच। सब लोग इधर आए, हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम लोग वापस यहाँ पे मिलेंगे, और इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू होने दें। द शो मस्ट गो ऑन। मैं तो कहता हूँ कभी कोई चीज को ये मत सोचो ठीक है देखेंगे बाद में कुछ फायदा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कुछ सोच के ऐसे बैठना नहीं है यहाँ पे। इज इट राइट? ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उसमें भी बड़ी बड़ी खुशियां मानोगे, अरे वाह ऐसे हुआ, अरे वाह वैसे हुआ करके। इज इट राइट? चलो टेक केयर, मिलते जल्दी।